फाइनली बजट 2024 आ चुका है। न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ये है पहला बजट और इसमें क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस बजट में जो आप कह सकते हो सबसे पहला चेंज हुआ है वो है डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले हुआ करता था 15% उसको इंक्रीज करके अब कर दिया है 20%। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% हुआ करता था उसको इंक्रीज करके कर दिया है 12.5%। लेकिन यहां पर एक खेल हुआ है। अब इसकी वजह से एक पूरा सेक्टर काफी डरा हुआ है, गुस्से में भी है। अब इसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये भी देखेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म को अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो चेंज है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही रिलेटेड है और ये एक अच्छा चेंज है। जो लिमिट एग्जेम्पशन की पहले 1 लाख थी उसको इंक्रीज करके उसको कर दिया है 1,25,000। ठीक है, तो यहां पर एग्जेम्पशन की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। उसके अलावा जो ओल्ड टैक्स का स्लैब रेट है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पिछले कई बार से बजट आ रहा है और हर बार ये उम्मीद होती है कि ओल्ड स्लैब में कुछ चेंज होगा, बट वो एज इट इज है। और जितने भी चेंज हो रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही हो रहे हैं। और इसमें जो इस बार चेंज हुआ है पहले की तरह 3 लाख तक नील है। फिर जो चेंज हुआ है वो 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20% एंड अबव 15 लाख 30%। तो 10 से 12, 12 से 15 और 15 लाख ये तो सेम है। चेंज इसी में हुआ है 3 से 7 लाख तक अब सिर्फ 5% है और 60 से 10 लाख तक है 10%। तो न्यू टैक्स रिजीम को चेंज किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि इसकी वजह से अब जो टैक्स पेयर हैं उनकी करीब 17,500 रुपीज की सेविंग हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा चेंज है। अच्छा सर, उसी तरह जो सैलरी पर्सन है जिनको पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 उसको भी 25,000 से इंक्रीज कर दिया गया है और अब उनको जो टोटल डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 75,000 की। तो इस चेंज के बाद अब जो एक सैलरी पर्सन है जिसकी सिर्फ सैलरी से इनकम आ रही है लेट सपोज, तो अब उसके लिए 7.75 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं फोकस किया गया है मिडिल क्लास के ऊपर जिनकी इनकम 6-7 लाख, 7.5 लाख या फिर 7.75 लाख तक है। और एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा आप कह सकते हो सेक्टर है, सेक्शन है सोसाइटी का जो इतना पैसा अर्न करता है। मिडिल क्लास जिसको हम लोग बोल सकते हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है कि अब उनको 7.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके अलावा एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है। सर ये एंजल टैक्स क्या होता है? देखिए, जो लिस्टेड कंपनी होती हैं वो पैसा कैसे लेती हैं भाई? वो तो अपने शेयर को लिस्ट करती हैं और जो पब्लिक है वो पैसा लगाती है, उनको पैसा मिल जाता है। अनलिस्टेड कंपनी पैसा कहां से लेती हैं? इन्वेस्टर्स से। ठीक है, तो वो अब उनका शेयर तो होता है, हो सकता है 10,000 का, 50,000 का। पैसा उनको चाहिए 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो शेयर की वैल्यू तो है कम लेकिन इन्वेस्टमेंट लेना है ज्यादा। तो पहले ये जो डिफरेंस था ना इसके ऊपर टैक्स लगता था, इसको लेके जाते थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब इससे टेंशन ये हो रही थी जो स्टार्टअप्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट लेना है उनको इन्वेस्टमेंट पर ही टैक्स देना पड़ जाता था। भाई ना सेल हो रही है ना प्रॉफिट हो रहा है फिर भी टैक्स पे करना पड़ता था सिर्फ इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर। भाई मेरे शेयर था, एक अनलिस्टेड कंपनी का शेयर था 1 लाख रुपए का, मुझे चाहिए 1 करोड़, मैंने 1 लाख के शेयर दिए बदले में 1 करोड़ लिया। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ना 99 लाख का, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोला जाता था, इसके ऊपर लग जाता था टैक्स। यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी तो एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया है कि अब स्टार्टअप भर भर के इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। अब यहां पर ब्लैक मनी भी जनरेट हो सकता है, एक विंडो ओपन हो सकता है, बिकॉज एक अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी को रोकने के लिए ही 2012 में एंजल टैक्स लाया गया था। अब ये एबॉलिश कर दिया गया है। अब इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ये आगे चल के पता चलेगा। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है फॉरेन कंपनीज पर, ये अभी तक लग रहा था 40%,
इसको भी कम करके 35% कर दिया है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में आए, बिजनेस करे, यहाँ पर फॉरेन का पैसा आए, डॉलर आए और यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी आए। तो इसलिए थोड़ा सा वहां पर आप कह सकते हो बेनिफिट दिया गया है कि भाई ठीक है, अब जो कॉर्पोरेट टैक्स है फॉरेन कंपनीज का वो 35% है। ठीक है, अब चलते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में एक तरीके से गुस्सा या डर या आप कह सकते हो एक तरीके का कंफ्यूजन है कि अब इससे रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो चेंज ये है कि अब कोई भी जब प्रॉपर्टी सेल की जाएगी तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो अभी तक मिलता था वो नहीं मिलेगा। अब ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, कोई प्रॉपर्टी आपने सपोज खरीदी है 8 से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो उस समय जो उसकी परचेज प्राइस थी वो अलग थी। आज अगर उसकी परचेज प्राइस आप निकालो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो वो कुछ और आएगी। ऑब्वियस सी बात है, 5 लाख की चीज जो 2010 में थी वो आज 5 लाख की नहीं होगी, वो हो सकता है आज 8 लाख की हो, 10 लाख की। तो परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता था, CII इंडेक्स के हिसाब से, उसको हम बोलते थे इंडेक्सेशन। तो होता क्या था, सेल वैल्यू भी आज के हिसाब से और परचेज वैल्यू भी आज के हिसाब से निकाली जाती थी। फिर जो कैपिटल गेन आता था उसके ऊपर टैक्स लगता था। अब यहां पर दो स्लैब थे, अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है तो 20% टैक्स था, नहीं लेना है तो 10% था। अब क्या हो गया है, इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है और रेट हो गया है 12.5%। तो आइए अब मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि होगा क्या। सपोज किसी ने प्रॉपर्टी सेल करी 70 लाख की, ठीक है, अच्छा परचेज उसने किया था 2013-14 में, तो अब इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के हिसाब से जो आज की परचेज कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 49.5 लाख। लेकिन न्यू लॉ में इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 30 लाख वही ली जाएगी। तो ओल्ड लॉ में जो गेन निकल के आता है वो आ रहा है 20.5 लाख, जबकि न्यू लॉ आने के बाद अब जो गेन आएगा वो आएगा 40 लाख। यहां पर टैक्स रेट लगता है 20%। तो 20.5 लाख का 20% 4.1 लाख, ठीक है। और न्यू लॉ में जो है अब वो लगेगा 12.5% जो कि चेंज हुआ है, तो यहां पर देखिए टैक्स आएगा 5 लाख। अब ये प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी किस ईयर में आपने परचेज करा है उस हिसाब से वेरी करेगा। तो अगर आपने काफी पुरानी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो तो फिर आपको नुकसान होने वाला है। और ज्यादातर जो प्रॉपर्टी कोई सेल करता है, खासकर एक आप कह सकते हो मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास, वो लोग प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि तभी तो बेनिफिट होता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ती है। तो जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है रियल एस्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी, तो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे ही तो लेता है ना। तो अगर वो अब बेचेगा अपनी प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली उसको लॉस होने वाला है। इस वजह से जितने रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं अब उनका रिएक्शन आने लगा है। उनका ये मानना है कि इससे रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ये काफी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आप कह सकते हो रेसेशन आ जाएगा, लोग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑलरेडी कोविड की वजह से रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो मंदा पड़ा हुआ है पिछले काफी टाइम से। इस प्रोविजन को आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो था वो जो हट गया है, तो क्या इससे रियल एस्टेट सेक्टर पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हालांकि इसको लेकर अभी और क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। तो एक्चुअल में ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो जो कैश का इनफ्लो था रियल एस्टेट सेक्टर में क्या वो कम हो जाएगा? मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो कहीं ना कहीं जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में वो कहीं ना कहीं उनको एक कह सकते हो टैक्स का उनको लॉस होगा और जो प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा, बिकॉज इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब कैपिटल गेन निकाला जाएगा तो 100% ज्यादा आएगा और उनको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा चेंज नहीं है, बट हाँ आने वाले टाइम के हिसाब से पता चलेगा कि इसका
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये था बजट की वो चेंजेस जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ये जो पैम्पलेट है लॉन्च हुआ है, ये मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी शेयर करा हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ने ये बताया है कि पैसा कहाँ से आता है। तो लेट सपोज 1 रुपए गवर्नमेंट कमा रही है तो उसका 19% आ रहा है इनकम टैक्स से, 27% आ रहा है जो अलग अलग सरकार लोन लेती है बोरोइंग से, 9% जो नॉन टैक्स रिसिट होती है ना अलग अलग उनसे आ रहा है, नॉन डेट कैपिटल रिसिट से 1% आ रहा है, कस्टम से 4%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% और जीएसटी से 18%। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? जीएसटी और इनकम टैक्स से, बल्कि इनकम टैक्स से पैसा 19% ज्यादा आ रहा है और एक्साइज ड्यूटी से 5% आ रहा है। तो मेजर पैसा गवर्नमेंट को कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स, जीएसटी एंड बोरोइंग से। 50% से ज्यादा तो यही हो गया। अच्छा, अब ये पैसा जा कहाँ रहा है वो भी हमें सरकार ने बताया है। सरकार हमें बता रही है कि भाई जो पैसा आ रहा है ना उसमें से 19% तो चला जा रहा है इंटरेस्ट का पेमेंट। क्यों? ऊपर देखिए भाई, 27% जब आप बोरोइंग करके पैसा ला रहे हो तो फिर उसका जो इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा ही जाएगा ही जाएगा। तो 19% इंटरेस्ट में चला जा रहा है। जो सेंट्रल की स्कीम है 16% वहां चला जा रहा है। जो गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडी देती है 6% तो वहां चला जा रहा है। डिफेंस में जा रहा है 8%। जो स्टेट का शेयर होता है जीएसटी का उसमें जा रहा है 21%। फाइनेंस कमीशन में अगर हमें 9%, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनमें 8% और अदर एक्सपेंडिचर 9% और पेंशन वगैरह देने में सरकार का 4% खर्चा हो जाता है। तो 1 रुपए आ यहां से रहा है और खर्चा यहां यहां हो रहा है। ये जो पैम्पलेट है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बजट में जो कुछ भी चेंज हुआ है वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। हमें बस टैक्सेशन से रिलेटेड क्या चेंज हुआ है हमें बस वो जानना है। बाकी उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ग्रोथ के लिए काफ़ी पैसा लगने वाला है और हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, तो वो आप इस पैम्पलेट से पढ़ सकते हो। तो ये था वीडियो बजट के बारे में। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।